हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज हम कोल इंडिया लिमिटेड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे बोला है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज 10 एंड द फोर्थ टर्म ऑफ दैट सीक्वेंस इज -270। What is the sum of the first 7 terms of the sequence? हिंदी में बोला है कि एक ज्यामितीय अनुक्रम का पहला पद 10 है और उस अनुक्रम का चौथा पद -270 है, तो अनुक्रम के प्रथम 7 पदों का योग क्या है। देखिए यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि यहाँ पे बोला है कि 10 कौन सा है, फर्स्ट टर्म, मतलब कि ए जो दिया है वो कितना दिया है, 10 दिया है। ओके, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि एंड द फोर्थ टर्म ऑफ दैट सीक्वेंस इज -270, मतलब कि A4 जो दिया है वो कितना दिया है, -270 दिया है। समझ में आ गया। अब क्या बोला है कि व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, मतलब कि हमें इस 7 बताना है। तो S7 बताने के पहले हमें Sn का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे Sn का फॉर्मूला होता है Rn-1/R-1 होता है। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहां पे इसको हम हाईलाइट कर लेंगे, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब आगे देखेंगे। अब आगे जानने के लिए सबसे पहले A दिया है, A4 दिया है, R हमारा निकालना पड़ेगा। तो R के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे होता है कि An का फॉर्मूला जो होता है ARn-1 होता है। समझ में आ गया। तो क्या निकालेंगे हम, An कितना दिया है, -270 दिया है, इज इक्वल टू A कितना दिया है हमारा, 10 दिया है, Rn कितना दिया है हमारा, 4 हो जाएगा, 4 - 1, तो -270 इज इक्वल टू 10 RQ हो जाएगा, ठीक है। इसको हम डिवाइड में करेंगे तो ये RQ इज इक्वल टू हो जाएगा -27 और R इज इक्वल टू हो जाएगा -3। तो ये हमारा R की वैल्यू निकल गई। तो अब R की वैल्यू निकल गई तो अब S7 हम निकाल सकते हैं। तो S7 में क्या हो जाएगा, S7 इज इक्वल टू हो जाएगा, A हमारा कितना दिया है 10, R कितना दिया है -3 और N हमारा कितना हो जाएगा 7 और यहाँ पे -1 और यहाँ पे -3 -1, ठीक है। R जो है -3 है और -1 है। समझ में आ गया। अब देखेंगे 10 इंटू हमारा क्या है 10 और इसका 3 का पावर 7 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे -2187 हो जाएगा, 2187 हो जाएगा और ये -1 हमारा एज इट इज रहेगा और -3 -1 रहेगा, ठीक है। तो 10 और ये इसको हम ऐड कर लेंगे तो -2188 हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा -4, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 10 और ये 4 से काटेंगे हम तो कितने बार में कटेगा, 4 × 5 = 20 और यहाँ पे बचा 1, 4 × 4 = 16 और 4 × 3 = 28। तो यहाँ पे हमारा 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5470। S7 की वैल्यू हमारी यहाँ पे निकल गई। तो 5470 हमारा आंसर आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, the maximum retail price of a product is 80% above its manufacturing cost. The product is sold through a retailer who gives a 20% discount on the MRP to the final buyer and they still earn 28% profit on his purchase price. What is the profit percentage for the manufacturing who sells his product to the retailers? किसी उत्पाद का अधिकतम खुदरा मूल्य MRP उसकी विनिर्माण लागत से 80% अधिक होता है। उत्पाद एक खुदरा विक्रेता के माध्यम से बेचा जाता है जो अंतिम खरीदार को MRP पर 20% की छूट देता है और फिर
उसी खरीद मूल्य पर 28% का लाभ कमाता है। जो निर्माण अपना उत्पादक खुदरा विक्रेता को बेचता है उसका लाभ प्रतिशत हमें बताना है। तो सी जो है हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ठीक है। अब यहां पे हम लिख सकते हैं कि द MRP is 80% above the क्या लिख सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है। अब यहां पे MRP जो हम लेंगे, MRP तो यहां पे कॉस्ट प्लस इसको क्या कर लेंगे हम 0.8 C, क्योंकि ये हमारा कितना है, अगर हम इस कॉस्ट प्राइस को 1 लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को अगर हम 100 मान लेते हैं, मतलब 1 मानते हैं, तो ये हमारा परसेंटेज कितना बढ़ गया है, कितना परसेंट बढ़ा है, तो 80% बढ़ा है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1.08 C हो जाएगा। आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि द प्रोडक्ट इज सोल्ड थ्रू रिटेलर हु गिव्स अ 20% डिस्काउंट ऑन द MRP। क्या बोला है कि द रिटेलर 20% डिस्काउंट ऑन द MRP। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, यहां पे हम सेलिंग प्राइस क्या कर सकते हैं, MRP SP सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू MRP माइनस 20% को हम 0.2 इंटू हमारा MRP हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1.08 माइनस 0.2 इंटू 1.08 C, ठीक है। तो इसको हम 1.44 आएगा C, ओके। अब आगे क्या होगा, तो आगे क्या बोला है कि स्टील अर्न 28% प्रॉफिट ऑन हिज परचेस प्राइस। फिर क्या बोला है, द रिटेलर ऑन 28% प्रॉफिट ऑन हिज परचेस प्राइस। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, यहां पे हम अगर हम ये ले लेते हैं 1 से 0.28 बढ़ेगा तो 1.28 P हो जाएगा, और ये हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, तो 1.44, इक्वेशन हमारा ये बन गया। तो P इज इक्वल टू प्रॉफिट जो आएगा कितना हो जाएगा 1.44 अपॉन 1.28, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा हमारा प्रॉफिट जो है P निकलेगा 1.125, ठीक है। तो आपको प्रॉफिट, आपको पता है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है हमें। प्रॉफिट परसेंट बोला है तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना है 1.125 अपॉन कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और यहाँ पे इंटू 100 हो जाएगा। तो ये निकलेगा हमारा 12.5% हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये रहा हमारा सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा लॉन्ग है ये, शॉर्ट आप सॉल्व करते वक्त इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये समझने के लिए मैंने लिखा हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है देखेंगे। यहां पे दिया है 15% सुगर सॉल्यूशन इज मिक्स विथ 35% सुगर सॉल्यूशन इन द रेशियो 3:2। व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ शुगर इन द ब्लेंडेड शुगर। देखिए यहां पे एक तो आप शॉर्टकट फॉर्मूले याद कर सकते हैं, या तरीके से एक बता देता हूं, एक शॉर्टकट फॉर्मूला बता देता हूं, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू क्या होगा। तो यहां पे देखेंगे क्या दिया है 3:2 दिया है, 3:2 दिया है। क्या बोला है 15% चीनी घोल को 35% चीनी घोल को साथ 3:2 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो मिश्रित घोल में चीनी का प्रतिशत क्या होगा। अब समझ लीजिए ये हो गया हमारा 15% और ये हो गया हमारा 35%, ठीक है। तो ये 3 हिस्सा है तो कितना हो जाएगा 45% हो जाएगा, ये 2 हिस्सा है तो 70% हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों को मिलाकर 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 होगा। तो इससे क्या करेंगे हम, ये दोनों को ऐड कर देंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो है चीनी का प्रतिशत पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 45% + 70%
अपॉन में 5 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 115% अपॉन 5, तो 5 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 23%। तो जो हमारा शुगर का ब्लेंडेड सॉल्यूशन निकला है वो हमारा कितना हो जाएगा, 23%। लेकिन एक शॉर्टकट फॉर्मूला है कि अगर निकाल परसेंटेज ऑफ शुगर इन द ब्लेंडेड सॉल्यूशन, तो इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है कि यहां पे आप कर सकते हैं, इसको S1 मान लीजिए, इसको S2, तो S1 इंटू रेशियो प्लस S2 इंटू रेशियो अपॉन में क्या आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, टोटल रेशियो। इससे भी निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, आपको जो इजी मेथड लगे उस तरीके से आप इसको सॉल्यूशन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये भी तरीका शॉर्ट है, ये भी तरीका शॉर्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि द फर्स्ट टू टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस आर 104 एंड 98 रिस्पेक्टिवली, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस हैव पॉजिटिव वैल्यू। तो एक अंकगणितीय अनुक्रम के पहले दो पद क्रम से 104 और 98 है। इस अनुक्रम के कितने पदों का मान सकारात्मक है। तो देखेंगे हम यहां पे क्या दिया है, A1 जो है, A1 जो है वो कितना दिया है, 104 दिया है। और यहाँ पे क्या बोला है कि फर्स्ट टू टर्म्स मतलब कि A2 जो है वो कितना दिया है, E2 जो है 98 दिया है। तो D यहाँ पे हमारा इजिली फाइंड आउट करेंगे, इसको इसमें माइनस करेंगे तो माइनस D कितना निकल जाएगा, हमारा D आ जाएगा -6। D निकल गया, समझ में आ गया। अब यहाँ पे अरिथमेटिक फॉर्मूला क्या होता है, अरिथमेटिक फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप A1 प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल टू AN। तो आपको ये फॉर्मूला तो 10th में भी पढ़े हैं, तो आपको ये फॉर्मूला इजिली याद रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले को सर्कल बना लेते हैं, अगर नहीं याद रहा तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आगे क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे nth जो टर्म है, तो सेट nth टर्म लेस देन और इक्वल टू 0 रहा, तो हम क्या करेंगे, इसमें A1 कितना है हमारा 104 है, प्लस n-1, n नहीं दिया है, D कितना है, D -6 है, इज इक्वल टू, यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं रहेगा, लेस देन इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 104, और ये माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -6n प्लस 6 लेस देन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, इसको ऐड करेंगे तो 110 माइनस 6n लेस देन इज इक्वल टू 0। तो ये n के क्या निकलेगा यहाँ पे 110 अपॉन 6। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 18, 6 बन जा 6, 48 2, तो 3, 18 पॉइंट समथिंग 33 आएगा, यह जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या दिया है, 17, 18, 19 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप ध्यान देंगे कि 30 के आसपास है, तो ये हमारा 18 ही होगा। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाए, लगभग में हमारा आंसर जो आएगा B आएगा। 18 आएगा इसलिए कि 30 50 के ऊपर रहता, 3 जो है वो 50 के ऊपर रहता तो हम 19 भी कर सकते थे, लेकिन ये 50 के नीचे है, तो हमारा क्या हो जाएगा 18 हमारा आंसर होगा, जो कि B ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, इफ a प्लस b इज इक्वल टू 7 दिया है एंड ab इज इक्वल टू 45 अपॉन 4 दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ aq प्लस bq। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू क्या क्या दिया है, तो वैल्यू देखेंगे a प्लस b का वैल्यू दिया है, ab का वैल्यू दिया है, aq प्लस bq। तो हम aq प्लस bq का फॉर्मूला लिखेंगे, तो इसका क्या होता है a प्लस b, यहां पे होगा a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। समझ में आ गया।
अब यहाँ पे सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करने के लिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी वैल्यू रहना चाहिए, तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। तो ab का वैल्यू दिया है 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। ab का वैल्यू दिया है, कितना दिया है 45/4 दिया है। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 49 हो जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 90/4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 49 दिया है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको अगर हम 4 भाग में बांटे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 20, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 तो बचा 2 और 4 5 20, ये आ जाएगा 22.5 आ जाएगा। इसको हम माइनस करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आएगा जो आएगा 26.5 आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो वैल्यू है, अब इसको हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखेंगे आगे क्या करना है। देखिए यहाँ पे, अब इसको हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी, और यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। a प्लस बी का वैल्यू कितना है, तो 7 दिया हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 इंटू 40, ab का वैल्यू है 45/4 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे 7 से 49 माइनस यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 3 15 और 1 बचा 4 3 12 1 13/4 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 7 49, अब ये 49 कितना हो जाएगा, ये 4 से 12 तो 196 हो जाएगा, माइनस 135 हो जाएगा, अपॉन में 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7 ये हो जाएगा 7, इसको माइनस करेंगे 61/4 आ जाएगा। तो ये टोटल अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इसको हम कर सकते हैं 7 एकम 7 और 7 छक्के 42 अपॉन 4 कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 106 1/4, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर कौन से ऑप्शन में दिया है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया है, जो कि करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए फॉर्मूले तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। फॉर्मूले तो मैं ये बोलूंगा कि फॉर्मूले आपको याद रहना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसमें बिना फॉर्मूले का आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो ये फॉर्मूले आपको याद रहना ही चाहिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस इज 29 एंड द 15th टर्म इज 64, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्या बोला है यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे a1 जो है, यहाँ पे a1 जो है कितना दिया है हमारा 29 दिया है, और an जो वैल्यू है कितना दिया है 64 दिया है, और n कितना दिया है हमारा 15 दिया है। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, मतलब कि d हमें फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है अरिथमेटिक सीक्वेंस का फॉर्मूला जो है a1 प्लस n माइनस इंटू d इज इक्वल टू an। ठीक है, तो अब यहाँ पे a1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, सॉरी an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस इंटू d हो जाएगा। ठीक है, तो an कितना दिया है हमारा 64 दिया है, a1 कितना दिया है 29 दिया है, प्लस n कितना दिया है हमें n 15 माइनस 1 दिया है, और इंटू d का वैल्यू नहीं दिया है। ठीक है, d हमें पता करना है। तो ये 64 से अगर 29 को माइनस करते हैं तो 30 कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 14 d हो जाएगा। ठीक है, तो 35 अपॉन 14 कितना हो जाएगा यहाँ पे 14 इज इक्वल टू d। तो d का यहाँ पे आ जाएगा 2.5 आ जाएगा, और d को हम 2.5 में हमारा आंसर नहीं दिया है, तो क्या हो सकता है 5/2 हो जाएगा। तो 5/2 को ही हम 2.5 बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारा आंसर निकल गया, यहाँ पे कौन सा ए हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है ए एंड बी टुगेदर कैन
do a piece of work in a certain number of days. If A works alone, C will take 24 more days, then complete the work. Then if the due to work together within B works alone, C will take 30 more days, then A will take to do it alone. In how many days can be the due to working together complete the work? A और B मिलकर एक कार्य को निश्चित दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि A अकेले काम करता है तो उसे काम पूरा करने में निर्धारित समय से 24 दिन अधिक लगेंगे। यदि B अकेले काम को करता है तो उसे A से अकेले काम करने में 30 दिन अधिक लगेंगे। तो दोनों एक साथ काम करते हुए कितने दिनों में पूरा करेंगे? अब समझिए ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसको सॉल्व करेंगे ऐसे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक मैं तरीका बताता हूं जिसको सेकेंडों में आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर मेरा यहाँ पे A और प्लस B x दिनों में कोई काम कर रहे हैं, बोलता है A x प्लस A दिनों में कोई काम करता है, ठीक है, और B जो है x प्लस B दिनों में कोई काम करता है। इस टाइप का क्वेश्चन आया, जैसे इसने बोला है कि A B और मिलकर एक कार्य को निश्चित दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि A अकेले काम करता है तो उसे काम करने में कितना दिन लगेगा? तो ये बोला है कि x प्लस 24 डेज बोला है, ठीक है, x प्लस 24 डे अधिक लगेंगे। B अकेले काम को करता है तो A से अकेले काम करने में 30 दिन अधिक लगेंगे। तो B क्या बोला है कि x प्लस 24 और प्लस 30 डेज लगेंगे, मतलब कि x जो हो जाएगा प्लस 54 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या करना है कि अगर A और B x दिनों में काम कर रहे हैं, A अकेला x प्लस A दिनों में काम करता है, B x प्लस B दिनों में काम करता है, तो इसका x की वैल्यू अगर पूछे तो डायरेक्ट अंडर रूट A इंटू B कर देना, बस हमारा आंसर आ गया। अब समझिए कि यहाँ पे x की वैल्यू बताना है, तो x हमारा अंडर रूट A कितना दिया है, A हमारा 24 है, इंटू हमारा क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1296 हो जाएगा। 1296 किसका स्क्वायर है? तो आप बोलेंगे यहाँ पे हमारा 36 का स्क्वायर है। 1296 हमारा 36 का स्क्वायर है, तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे? सी आंसर जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस टाइप का अगर क्वेश्चन आप करने जा रहे हैं तो यहाँ पे जगह भी कम रहेगा, बहुत ज्यादा स्पेस लेगा। इसको अगर आप कर रहे हैं कि a इज इक्वल टू 1 अपॉन x अपॉन a डे, फिर b का ले रहे हो कि a 1 अपॉन x अपॉन b डे, तो उसको मल्टीप्लाई करते करते बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, 5-10 मिनट लग ही जाएगा आपको। तो उस तरीके से सॉल्व नहीं करना है। इस टाइप का क्वेश्चन कहीं भी दिखे आपको तो शॉर्टकट एकदम बढ़िया ट्रिक है कि x प्लस a दिन लग रहा है a को, b को x प्लस b दिन लग रहा है, तो डायरेक्ट करना है वहां पे x इज इक्वल टू अंडर रूट a इंटू b करना है। ये शॉर्टकट ट्रिक है जो सेकेंडों में आप इसको सॉल्व कर लेंगे। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है फॉर अ चैरिटी डिनर ईच पर्सन इन अ ग्रुप कंट्रीब्यूटेड एज मेनी रुपीज एज द नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट कुड नॉट हैव बीन द टोटल कलेक्शन फ्रॉम द ग्रुप। एक चैरिटी डिनर के लिए समूह में प्रत्येक व्यक्ति समूह में लोगों की संख्या के बराबर रुपए का योगदान दिया। निम्नलिखित में से कौन सी राशि समूह कुल संग्रह नहीं हो सकती? देखेंगे यहाँ पे इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 83 का स्क्वायर है, ये देखेंगे तो ये 85 का स्क्वायर है, और इसको देखेंगे तो ये 101 का स्क्वायर है। लेकिन इसको देखेंगे अगर 100 का स्क्वायर करते हैं तो ये हमारा गलत हो जाएगा, इसको 100 पॉइंट कुछ आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्या बोला है? राशि समूह में कुल संग्रह नहीं हो सकता। निम्नलिखित में से कौन सी राशि, यही एक राशि है जो समूह नहीं हो सकता है, तो यही हमारा 10101 हमारा आंसर हो जाएगा। सेकेंडों में हमारा आंसर आ गया कि नहीं आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इसका भी ट्रिक बहुत ही शॉर्टकट है, आपको बहुत जल्दी इसका समझ में आएगा। क्या बोला है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू -4 दिया है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए यहां पे बोला है कि
तो यहाँ पे दिया है x प्लस 1/x इज इक्वल टू -4, एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर दिया है। तो कभी भी x प्लस 1/x की वैल्यू n दी हुई हो तो यहाँ पे x स्क्वेयर उसका डबल चीजें दिया हो, x स्क्वेयर का निकालना हो तो n स्क्वेयर -2 कर दो, यही शॉर्टकट ट्रिक है। तो n क्या दिया है हमारा -4 का होल स्क्वायर दिया है -2, तो ये हो जाएगा 16 -2 मतलब कि हमारा 14 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। कितना टाइम लगा हमें सॉल्व करने में, तो ये रहा हमारा ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। कितना समय लगा, अगर आपको ट्रिक पता है तो इस तरीके से आप सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में, अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट अ गिवन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एज एनम पर एनम। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या बोला है, अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट अ गिवन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम अमाउंट टू Rs 29,715 in 5 years and to Rs 34,809 in 8 years. So what is the sum of invested? देखिए यहाँ पे क्या दिया है और क्या वैल्यू निकालना है हमें क्या पूछा है, यहाँ पे राशि पूछा है कि राशि क्या निकालना है। क्या बोला है, प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दी गई दर पर निवेश की गई धनराशि 5 साल में 29,715 रुपए और 8 साल में 34,809 रुपए हो जाएंगे, तो निवेश की गई राशि क्या होगी। तो मतलब हमें प्रिंसिपल बताना है। तो क्या दिया है यहाँ पे A1 जो दिया है हमारा कितना दिया है 29,715 दिया है और टाइम हमारा कितना दिया है 5 इयर्स दिया है। A2 जो देखेंगे तो A2 कितना दिया है हमारा 34,809 दिया है, टाइम कितना दिया है 8 इयर्स दिया है। तो हमारा आपको पता है कि अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन हमारा यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का कोई यहाँ पे कुछ सीन ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे P प्लस P इंटू आर, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था P इंटू आर इंटू T अपॉन 100। तो इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, A1 का देखेंगे तो A1 हमारा कितना है यहाँ पे देखेंगे तो 29,715 इज इक्वल टू हो जाएगा P प्लस P इंटू आर, T कितना दिया हमारा टाइम 5 ईयर दिया है अपॉन में 100 हो जाएगा। तो इक्वेशन ये हमारा 1 बन गया। दूसरा क्या बनेगा हमारा 34,809 दिया है तो P प्लस P इंटू आर, T दिया है सिर्फ 8 ईयर अपॉन 100, इक्वेशन हमारा 2 बन गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ पे देखेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये इससे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5,094 हो जाएगा, इज इक्वल टू P से P माइनस हो जाएगा तो वहां पे 8, तो P इंटू आर इंटू हमारा 3 हो जाएगा, 8 में से 5 जाएगा तो अपॉन में हमारा 100 आ जाएगा। तो P इंटू आर अपॉन 100 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 5,094 अपॉन 3 से कट करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 5 एकम 3 एकम 3 और 3 छक्के 18 बच्चा, तो यहाँ पे बचा 2, 3 9 27 3 9 27 और यहाँ पे बचा 2 तो 3 8 24, तो ये हो जाएगा 1694। P इंटू आर इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 कर लेंगे। इक्वेशन 1 हमारा क्या दिया है 29,715 इज इक्वल टू P इंटू आर P प्लस P इंटू आर इंटू 5 अपॉन 100 दिया है, ठीक है। प्रिंसिपल की हमें वैल्यू चाहिए कि प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल हमें बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 29,715 इज इक्वल टू P प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख लेंगे 1698 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 8 40, हाथ में 8 5 40, 4 9 5 45 और 4 49, 5 बचा 16 5 80 और 4 84,
तो यहाँ पे P प्लस 8490 बचा। अब यहाँ पे हम माइनस कर लेंगे कितना, P इज इक्वल टू 29,715 माइनस कितना हो जाएगा 8,490। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 21,225 प्रिंसिपल आ जाएगा। तो प्रिंसिपल हमारा 21,025 कौन से ऑप्शन में दिया है, तो देखिए यहाँ बी ऑप्शन में दिया है, जो कि करेक्ट आंसर है। हमने क्या किया पहले समझिए, यहाँ पे क्या क्या दिया है वो हमने समझ लिया। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, हमारा अमाउंट दिया है A1 A2, टाइम दिया है, पूछा क्या है, हमारा प्रिंसिपल पूछा है। तो प्रिंसिपल के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमने इक्वेशन 1 और 2 को बनाया, डायरेक्ट भी हम माइनस कर सकते थे A2 माइनस A1, ठीक है, लेकिन हमने एक तरीके से किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 को माइनस किया, माइनस करके हमने क्या किया कि P इंटू R 100 का वैल्यू पता चला, तो इक्वेशन 1 में पुट कर दिए, पुट किए तो हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल का वैल्यू निकल गया। समझ में आ गया, तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल का वैल्यू। समझ, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, द एवरेज स्कोर ऑब्टेन्ड इन टेस्ट बाय स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 6, 7 एंड 8 आर 45, 54 एंड 48 respectively, while the overall average score of the three grades was 49.5. If there are 200 students in grade 6 and 250 students in grade 7, how many students are in their grade 8? grade 8 में कितने स्टूडेंट है वो बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि कक्षा 6, 7, 8 और छात्रों द्वारा एक टेस्ट प्राप्त औसत अंक 45, 54, 48 है, जबकि तीनों कक्षाओं में कुल औसत जो है, एवरेज जो है, तो एवरेज यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि यदि कक्षा 6 में 200 छात्र है और कक्षा 7 में 250 छात्र है, तो कक्षा 8 में कितने, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखेंगे हम, तो यहाँ पे हो जाएगा कक्षा 6 में 200 छात्र मतलब कि 200 इंटू 45 कर लेंगे, प्लस दूसरे में क्या है कक्षा 7 में, तो 205 स्टूडेंट, उनका कितना हो जाएगा यहाँ पे 54 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा, अगर 8 क्लास की बात करें तो हमारा x जो है, x मान लेंगे, x इंटू 48, ठीक है। यहाँ पे टोटल स्टूडेंट फॉर ग्रेड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एवरेज कितना दिया है हमारा, तो आप बोलेंगे यहाँ पे टोटल स्टूडेंट फॉर ग्रेड्स कितना दिया है, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9000, ये हो जाएगा 13500, ये हो जाएगा 48x, मतलब कि यहाँ पे 9000 प्लस 13500 प्लस यहाँ पे 48x अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब कि 200, ये 250, 450 और दूसरे वाले का पता नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा x। एवरेज कितना हो जाएगा हमारा, एवरेज दिया है 49.5। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि यहाँ पे 49.5 दिया है। अब यहाँ पे एवरेज निकल गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ ग्रेड्स निकल गया, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 49.5 450 प्लस x इज इक्वल टू, इसको जोड़ लेंगे तो 22,500 आ जाएगा और प्लस हमारा 48x हो जाएगा। ये हो गया हमारा कितना 22,275 प्लस 49.5x इज इक्वल टू 22,500 प्लस 48x। तो यहां से हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 225 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1.5x बच जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो x की वैल्यू जो है 225 अपॉन 1.5, तो ये आ जाएगी यहाँ पे 150। तो 150 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। समझ में आया कि नहीं आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ही कम समय में, इतना भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, एक टाइम में जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो ये कम टाइम लगते जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे, अ पोल 12 मीटर हाई कास्ट
A shadow 4 under root 3 meter long on the ground. What is the sun angle of elevation at the time? देखिए क्या बोला है, बोला है 12 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया जमीन पर 4 अंडर रूट 3 मीटर लंबी पड़ती है, तो उस पर सूर्य का उत्तरायण कोण क्या है? देखिए समझिए यहाँ पे कि एक 12 मीटर लंबी इसकी छाया जो है 4 अंडर रूट 3 मीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा क्या है, थीटा क्या होगा, तो ये थीटा पूछा है कि थीटा क्या होगा, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो आपको पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन बी होता है, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका ये परपेंडिकुलर है और ये इसका नीचे बेस हो जाता है, ठीक है। थीटा जिधर रहेगा उसके अपोजिट साइड का होता है वो परपेंडिकुलर होता है, उसके नीचे साइड का हमारा बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना दिया है, 12 मीटर अपॉन 4 अंडर रूट 3 मीटर, तो ये 3 बार में कट गया, तो 3 अपॉन अंडर रूट 3 आ गया। अब इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू tan 60 हो जाएगा अंडर रूट 3, 10 से 10 गया, थीटा हमारा कितना आ गया 60 डिग्री जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये 60 डिग्री जो है हमारा डी ऑप्शन में दिया है जो कि करेक्ट आंसर है। तो कितना आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन है ही नहीं, बस आपको फॉर्मूला जरूरी है कि फॉर्मूले हर एक चैप्टर को आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूले से आपको आधा प्रॉब्लम तो ऐसे ही समझ में आ जाती है कि प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है 30 नंबर क्वेश्चन में 16% ऑफ द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर बॉयज एंड 75% ऑफ द बॉयज हैव चूजन क्रिकेट एज देयर फेवरेट स्पोर्ट। If 35 boys are chosen cricket as their favorite sport, what is the total number of students in the class? किसी कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं और 75% लड़कों क्रिकेट को अपना पसंदीदा खेल चुना है। यदि 135 लड़कों ने क्रिकेट को अपना पसंदीदा खेल चुना है तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या है? अब समझिए, x मान लेते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। 60% ऑफ द स्टूडेंट आर बॉयज, तो इसको हम 0.6 ले लेते हैं, ठीक है। और इसमें हम इंटू x कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। 75% जो स्टूडेंट है चूजन क्रिकेट, तो कितने हैं 0.75 है, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा 0.6 इंटू 0.75 इंटू 0.6 इंटू x इज इक्वल टू कितने स्टूडेंट है टोटल। यदि 135 लड़के क्रिकेट को अपना पसंदीदा खेल चुना है, मतलब 135 इज इक्वल टू 135, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 0.45 हो जाएगा, 40x इज इक्वल टू 135, और यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 135 0.45, तो ये x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 300। तो x की जो वैल्यू है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो 300 स्टूडेंट है। कुल संख्या कक्षा में छात्रों की कुल संख्या जो है 300 है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 14 में, अ शिप सेलिंग इन द सी स्पोर्ट ऑफ लाइट हाउस, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द लाइट हाउस एज ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द सी when considered as a point in the sea in 30 degree, and similarly the distance of the top of the lighthouse from the ship is 150 meter. What is the height of the lighthouse? समुद्र में चलते हुए एक जहाज को एक प्रकाश स्तंभ दिखाई देता है। यदि जहाज में देखने पर लाइट हाउस के शीर्ष का उत्पन्न कोण समुद्र के एक बिंदु कोण के में माना जाता है 30 डिग्री है,
तो और इसी प्रकार जहाज में लाइट हाउस के शीर्ष की दूरी 150 मीटर है, तो ऊंचाई क्या है। अब यहाँ पे देखेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिया है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया है, ठीक है। फिर क्या बोला है, जहाज से लाइट के शीर्ष की दूरी जो है, मतलब कि ये डिस्टेंस जो है 150 मीटर दिया है, तो ऊंचाई हाइट हमें बताना है। तो यहाँ पे हम साइन फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो साइन 30 इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपोजिट साइड अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो अपोजिट कितना है हमारा, तो यहाँ पे बोलेंगे साइन 30, यहाँ पे अपोजिट हमारा h हो जाएगा और हाइपोटेनस कितना दिया है, 150 दिया है। साइन 30 कितना होता है हमारा, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो यहाँ पे हम 0.5 लिख सकते हैं, h अपॉन 150, और इसको हम h इज इक्वल टू 0.5 इंटू 150 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 75 मीटर। एज जो है हमारा 75 मीटर है। और कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो देखिए सी ऑप्शन में दिया है, जो कि करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया। अगर आपको फॉर्मूले याद है तभी, नहीं तो आप बोलेंगे सर ये साइन 30 का अपोजिट अपन हाइपोटेनस, ये सब आपको याद रहना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़े हैं तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा ये चीजें, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है, अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट अ गिवन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, अमाउंट द आरएस 33,285 in 5 years and the Rs 38,991 in the 8 year. What is the given rate of simple interest per annum? प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दी गई दर पर निवेश की गई धनराशि 5 वर्षों में 33,285 रुपए और 8 वर्षों में 38,991 रुपए हो जाते। दी गई साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है। हमने इसके पहले एक और क्वेश्चन किया था इसी टाइप का, देखिए क्या दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि यहाँ पे जो दिया है कि सम ऑफ मनी ऑफ इन्वेस्टेड एट द गिवन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम अमाउंट्स जो दिया है A1, ये हमारा A1 दिया है, ये हमारा T1 दिया है, ये हमारा A2 दिया है और ये हमारा T2 दिया है। टाइम और अमाउंट दिया है। तो आपको पता है कि अमाउंट का जो फॉर्मूला है वो P प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे कहीं भी वैल्यू नहीं दिया है, सिंपल इंटरेस्ट बताना है। तो A इज इक्वल टू P प्लस P इंटू R इंटू T हमने किया और अपॉन में 100। A1 कितना है हमारा, तो A1 देखेंगे तो हमारा कितना है 38,991 इज इक्वल टू P प्लस, अब यहाँ पे हम डायरेक्ट A1 माइनस A2 कर सकते हैं। समझिए कि A1 जो दिया है वो 38,991 दिया है और यहाँ पे A2 जो दिया है वो कितना दिया है हमारा, नहीं A1 जो दिया है कितना दिया है 33,285, A2 जो दिया है 38,991 दिया है। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा A2 माइनस A1, तो ये हो जाएगा 5,706 हो जाएगा माइनस करने पे, ठीक है। अब देखेंगे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 5,706 इज इक्वल टू P इंटू R इंटू 5 में 8 में से 5 गए तो कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 अपॉन में 100। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं P इंटू R इज इक्वल टू 570 अपॉन 3 अपॉन 100। यहाँ पे इसको कट करने पे कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 3 एकम 3 और 3 चौके 3 पचे 15, 3 एकम 3, यहाँ पे बचा 2, 3 9 27, ठीक है, 0 3 दूना 6। तो ये हो जाएगा यहाँ पे अब P इंटू R इज इक्वल टू हो जाएगा 1902 इंटू हमारा 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 19,200, ठीक है, P इंटू R। ये हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या बनेगा हमारा यहाँ पे, तो इक्वेशन 1 इसको ही देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, इक्वेशन 1 में 33,000 क्या था 33,285 इज इक्वल टू P प्लस P5 PR अपॉन 100, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं,
P इंटू आर, मतलब कि 33,285 इज इक्वल टू P प्लस 5 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 19,0200 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 33,285 इज इक्वल टू P प्लस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 गुना 10 के 0, हाथ में 1, 9 पचे 45 के 5, 4, 9 5 4 9। तो P अगर निकालना है तो 33,285 माइनस 9,510 को माइनस करेंगे तो P निकल जाएगा हमारा, 0 गया 5, 1 गया, इसमें से कितना बचेगा हमारा 7, 5 जाएगा, यहाँ से हमारा 5 बचा, यहाँ से 7 बचा, 5 जाएगा 12, मतलब कि यहाँ पे 7 बचेगा, 7 बचेगा, 3 बचेगा, 2 बचेगा, तो 23,775 बचा। निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, मतलब रेट बताना है, वार्षिक दर रेट क्या है, तो रेट इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1,90,200 अपॉन में आ जाएगा ये 23,775। इसको हम R से कट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8%। यही रेट है जो है, रेट हमें कितना मिला है, रेट हमारा मिला है 8%, जो कि करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आप छोटा कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ऐसा जरूरी नहीं है कि इतना सारा सॉल्व करना पड़े, ठीक है। आप डायरेक्ट भी जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये मैं आपको समझाने के लिए पूरा एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिए इस पे। क्या बोला है, क्या बोला है, अ बैरल हैड 200 लीटर्स ऑफ ऑरेंज जूस। In the first step 25% of the orange juice replaced with equal amount apple juice. In the second or third step 20% of the existing mix was replaced with an equal amount apple juice to at each step. What was the ratio of orange juice or apple juice in final blend? ठीक है, तो देखेंगे हम, एक क्या है, एक बैरल है, इसमें 200 लीटर जो है ऑरेंज जूस है, ऑरेंज जूस है। एक बैरल में 200 संतरे की जूस था। पहले चरण में 25% संतरे के रस से उतनी ही मात्रा में सेब के रस से बदल दिया गया। तो पहले मात्रा मतलब कि 25% मतलब कि 4 पार्ट्स में आ जाएगा ये, और 25% ऑफ 200 का कितना परसेंट हो जाएगा, कितना लीटर हो जाएगा, तो 50 लीटर। तो यहाँ पे ऑरेंज जो जूस होगा, ऑरेंज जूस वो कितना हो जाएगा 150 लीटर, और यहाँ पे मिक्स कर दिया हमने एप्पल से, तो ये हो गया हमारा 50 लीटर। समझ में आ गया। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप तो हो गया। आगे क्या बोला है, उतनी ही मात्रा में सेब का रस बदल दिया गया। दूसरे और तीसरे चरण में तत्कालिक मौजूद मिश्रण को 20%, मतलब कि यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 150 लीटर यहाँ पे ऑरेंज जूस और प्लस 50 लीटर जो है यहाँ पे एप्पल जूस को मिक्स कर दिया गया उतने ही मात्रा में, ठीक है। तो ये हो गया 200 लीटर। अब क्या बोला है, 20% डिस्काउंट प्रतिशत जो है दो बार रिप्लेस किया गया। तो मतलब कि रिप्लेस 20%, तो यहाँ पे 20% ऑफ 200, तो कितना हो जाएगा 40 लीटर। 40 लीटर मतलब कि 150 यहाँ पे समझिए 200 लीटर, नहीं 20% ऑफ 200, तो 40 लीटर आएगा। अब यहाँ पे हम मात्रा निकालेंगे कि ऑरेंज जूस कितना होगा उसमें। ऑरेंज जूस, तो ऑरेंज जूस होगा, समझ लीजिए 150 लीटर पहले था, अभी 200 लीटर मिक्स में बदले हमने, और ये 40 लीटर में बदल दिए, तो ये कितना निकलेगा हमारा 30 लीटर निकलेगा। एप्पल जूस कितना हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे निकलेगा 50 लीटर, 200 मिक्स था और ये हमारा 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निकलेगा 10 लीटर, ठीक है। फिर हमारा कितना लीटर हो गया, तो यहाँ पे 150 में से माइनस 30 लीटर कर देंगे, तो ये हो गया हमारा ऑरेंज का। और यहाँ पे हमारा
50 माइनस 10 और प्लस 40 करेंगे तो ये हो जाएगा 80 लीटर। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट वाले में क्या होगा, रिप्लेस फिर से 2 बार करना है, रिप्लेस 20% ऑफ 200, मतलब कि ये देखिए 120 और फिर 80 मतलब कि 200। ठीक है, तो 200 में से फिर 40 लीटर का रिप्लेस हो जाएगा, तो 40 लीटर का रिप्लेस होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 120 अपॉन 200 इंटू 40। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, बड़े चौक 48 में से 2 डिवाइड करेंगे तो 24 लीटर हो जाएगा। और यहाँ पे 80 200 इंटू हमारा 40, 10 से 10 10 से 10, 8 चौके 32 में से 2 गया तो 16 लीटर। अब ऑरेंज का कितना निकलेगा, ऑरेंज जूस, तो यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ पे हो जाएगा 120 माइनस 24, तो ये हो जाएगा 96। लेकिन यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, अब ये 80 और ये 40, 180 प्लस 40 और माइनस 16, तो 120 में से 16 गया तो कितना हो जाएगा 104। तो ये हमारा हो जाएगा कितना 96 104, तो 48 और ये हो जाएगा 52, 12 चौके 48, 12 से कट जाएगा 13 चौके 52, तो 12:13 हमारा आंसर आएगा। तो 12:13 जो कि हमारा बी ऑप्शन में दिया है वो करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया। तो ये हमारा इसका थोड़ा बड़ा है सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें बोला है देखिए क्या, तो यहाँ पे पहले 20% संतरे का रस निकालना है, फिर उसको सेब से मिक्स करना है, तो कितना सेब का रस बच रहा है, कितना संतरे का रस बच रहा है। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या बोला है कि सेब रस में बदल दिया, और दूसरे और तीसरे चरण में, मतलब इसके बाद में फिर से दूसरे और तीसरे चरण में 20% के प्रत्येक चरण में समान मात्रा में बदलते जा रहे हैं। तो पहला में बदले तो कितना बचा था, यहाँ पे 120 80, दूसरे चरण में क्या हुआ 96 104, तो उसका रेशियो जो है हमारा 12 और 13 रेशियो है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया, सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 10% इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंड एनुअली ग्रोथ टू Rs 5687 in 2 year, what is the initial sum of invested? 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 2 वर्षों में बढ़कर 5687 रुपए हो जाती है, तो निवेश की गई आरंभिक राशि क्या थी। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, हमारा यहाँ पे ए जो है इतना दिया है, रेट कितना दिया है, रेट 10% दिया है, और टाइम कितना दिया है 2 ईयर। तो ए जो दिया है हमारा कितना दिया है 5607, रेट कितना दिया है 10% और टाइम दिया है 2 ईयर्स। तो हमारा ए इज इक्वल टू, आप देखेंगे तो फॉर्मूला होता है P 1 + R/100 पावर में T आ जाएगा। तो अमाउंट कितना है 5687, P हमें फाइंड आउट करना है, तो P 1 + 10/100 T आ जाएगा। T कितना दिया है यहाँ पे, तो 2 दिया है। ठीक है, तो P और ये कितना दिया है, तो इसको करने के बाद में 1.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, P यहाँ पे हो जाएगा 1.21 हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो P निकल जाएगा हमारा 5687 अपॉन में 1.21, एक पॉइंट हटाएंगे तो ये 2 जीरो बढ़ जाएगा, और ये हमारा कट के कितना आ जाएगा P, ये अगर डिवाइड करेंगे तो 4 बार में, ये 7 बार में, और ये 00, मतलब कि 47 जो है 47 तो हमारा आंसर आएगा। तो देखिए बी ऑप्शन में दिया है जो कि करेक्ट आंसर है। सिर्फ फॉर्मूले याद है आपको, तो आप कोई भी आंसर को तुरंत निकाल लेंगे इस तरीके के क्वेश्चन को। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझिए यहाँ पे क्या बोला है, सुशान इनकर्ड अ लॉस ऑफ 12% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर Rs 418. What should have been the selling price of the article if सुशान had to make profit of 16%? क्या बोला है, सुशान को एक वस्तु 200 रुपये में बेचने पर 12% की हानि हुई, तो 418
यदि सुशांत को 16% का लाभ कमाना है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए था। तो देखिए यहाँ पे कोई 100% की वस्तु थी जो कि उसने 12% हानि पे बेच दिया। तो कितना में बेचा? 88% में। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे कि 88% जो है 88% सीपी, ठीक है, 88% सीपी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कितना है हमारा, यहाँ पे देखेंगे द एसपी ऑफ गिवन एज कितना है 418। तो हम यहाँ पे 0.88 इसको लिख सकते हैं इंटू सी इज इक्वल टू 418, ये हमारा इक्वेशन बनेगा। और ये सी अगर निकालना है तो 418 अपॉन 0.88, इसको जब हम सी देखेंगे तो ये कितना आएगा, सी हमारा आएगा 475। ठीक है, आगे क्या बोला है, यदि 16% के लाभ कमाना हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अगर इसको टू फाइंड एसपी, अगर इसको 16% प्रॉफिट पे बेचना है तो ये हो जाएगा कितना हमारा, सी प्लस प्रॉफिट बोला है, प्रॉफिट पे बेचना हो तो प्रॉफिट कितना 0.16, ठीक है, इनटू हमारा सी। तो सी कितना दिया है 475 प्लस 0.16 इंटू 0, सी कितना हो जाएगा हमारा 475। अब समझिए कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस है 16% अधिक में बेचा है तो ये 1.16 हम लिख सकते हैं इंटू सी लिख सकते हैं। और सी का वैल्यू कितना दिया है हमारा, तो सी का वैल्यू कितना है 475 आया है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा 551 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आएगा 551 जो है ये हमारा, ये ऑप्शन में दिया है जो कि करेक्ट आंसर है। तो ये 551 हमारा आंसर आएगा, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इस टाइप के एक और क्वेश्चन आया था इसके पहले, लेकिन ये क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, बोला है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 38, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। अब इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे वैल्यू दिया है a प्लस बी प्लस सी का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का दिया है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का है वैल्यू, लेकिन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करेंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी आ जाएगा, ठीक है। अब ए बी सी का वैल्यू कितना दिया है 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना दिया है 38 दिया है, प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी दिया है, इसका वैल्यू नहीं है। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 38 इज इक्वल टू 2ab प्लस बी सी प्लस ए सी। अब इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 62 2 एक एज इट इज, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 31। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि ए बी प्लस बी प्लस सी 10 हो जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आ जाएगा 38 माइनस ए बी प्लस बी सी माइनस प्लस ए सी कितना दिया है 31 दिया है। तो ये हो जाएगा 10 माइनस, और यहाँ से माइनस करेंगे तो 7, और ये हो जाएगा 17 हमारा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू 70 हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आसान है। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला अगर याद है तो आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 20। रोशनी ट्रेवल्स फॉर x आवर एट 72 km/h एंड फॉर y आवर एट 87
किलोमीटर पर आवर if her average speed for the entire journey was 82 किलोमीटर, find the ratio x ratio y। रोशनी ने एक घंटे में 72 किलोमीटर पर घंटे की गति से और y घंटे की यात्रा 87 किलोमीटर घंटे की गति से की, तो यदि पूरी यात्रा के लिए उनकी औसत गति 42 किलोमीटर घंटा थी तो अनुपात XY का ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे यहाँ पे क्या 72x आ जाएगा और ये एक है 87x, ठीक है। तो एवरेज की फॉर्मूला जो होता है, एवरेज की फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 72x प्लस 87y, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस y, ठीक है। एवरेज कितना दिया है हमारा 52 से x प्लस y हो जाएगा इज इक्वल टू 72x प्लस 87y, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 82x प्लस 82y इज इक्वल टू 72x प्लस 87y, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसको इधर ले लेंगे, इसको इधर ले लेंगे, तो 82x माइनस 72x इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 87y माइनस 82y। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 10x और यहाँ पे हो जाएगा 5y। तो 5 से 2 से कट जाएगा, x और y का रेशियो 2x इज इक्वल टू y, तो यहाँ 2x इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x। तो x और y का रेशियो जो आएगा 1:2 आ जाएगा, जो कि 1:2 सी ऑप्शन में दिया है, जो कि करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया? तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, फ्रॉम A 125 सेंटीमीटर इंटू 125 सेंटीमीटर स्क्वायर एज A 44 सेंटीमीटर स्क्वायर इज कट ऑफ and the remaining part of the original square or rearrange into another square without any loss of area, what is the length of each side of new square? अब ओरिजिनल स्क्वायर देखा जाए, एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 125 इंटू 125, ये हो जाएगा हमारा 15,625 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, अब एरिया ऑफ क्या बोला है, एरिया ऑफ कट ऑफ स्क्वायर इक्वल टू कितना है 44 इंटू 44, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1936 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब क्या बोला है, रीअरेंज एरिया इज इक्वल टू ओरिजिनल स्क्वायर माइनस यहाँ पे कट ऑफ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 15,625 माइनस 1936 इज इक्वल टू आ जाएगा 13,689, ठीक है। अब आगे क्या होगा, क्या बोला है, व्हाट इज द लेंथ ईच साइड ऑफ न्यू स्क्वायर, एरिया ऑफ रीअरेंज स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर कितना है 13,689, तो साइड हो जाएगा अंडर रूट 13,689 इज इक्वल टू साइड हो जाएगा किसका स्क्वायर है 13,689, 13,689 117 का स्क्वायर है, तो ये हमारा 117 सेंटीमीटर जो है हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए सभी का, इसमें सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स में फॉर्मूले इम्पोर्टेंट है, और अगर आपको फॉर्मूले पता नहीं है तो आपको ये समझ में बहुत ही कम आएगा। फॉर्मूले याद है तो आपको समझ में इजीली आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला है 22 नंबर क्वेश्चन में, मिस्टर पॉल केयर टू हिज वाइफ 50% ऑफ द मनी ही हैड, he also distribute 90% of the remaining amount equally among his 3 sons. Half of the amount new left was spent is miscellaneous items and the remaining amount of Rs 300 was deposited in the bank. How much money did Mr. Cole
इनिशियली है। क्या बोला है, श्री कौल ने अपने पास मौजूद धन 60% अपनी पत्नी को दे दिया। शेष राशि में का 90% हिस्सा भी उन्होंने अपने 3 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। अब बची हुई राशि का आधा हिस्सा विविध मदों पर खर्चा किया और शेष राशि रुपया बैंक में 3000 रुपये जमा थे। श्री कौल के पास शुरू में कितने पैसे थे? ठीक है, अब यहाँ पे मिस्टर कौल के पास हम मान लेते हैं 100 रुपया। ओके, और उन्होंने वाइफ को क्या किया, तो वाइफ को 60% दे दिया, तो 0.60 दे दिया। तो उनके पास कितना बचा, रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा, रिमेनिंग अमाउंट x माइनस 0.6, तो कितना हो जाएगा 0.4। ओके, समझ में आ गया। जो x रुपये था उसमें से उन्होंने 60% अपने वाइफ को दे दिया, तो उनके पास कितना बाकी रिमेनिंग जो कितना बचे 0.4। ठीक है, अब क्या किए उन्होंने, यहाँ पे देखेंगे रिमेनिंग अमाउंट इक्वली अमाउंट 3 सन में बांट दिए। तो क्या किए हैं 0.4x को 3 अमाउंट में बांट दिए हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट 3 सन। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा 0.9 90% इंटू 0.4 इज इक्वल टू 0.36x हो जाए। रिमेनिंग अमाउंट फिर कितना बचा हमारा बांटने के बाद में, रिमेनिंग अमाउंट, तो रिमेनिंग अमाउंट बचा 0.4 में से 0 माइनस 36 चले गया, और कितना बच गया हमारा 0.04। ठीक है, अब आगे क्या बोला है कि हाफ ऑफ द अमाउंट नाउ लेफ्ट द स्पेंड ऑफ मिसलेनियस आइटम एंड द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 3000। मिसलेनियस ये कितना हो गया हाफ, तो हाफ मतलब 0.5 इंटू 0.04x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 0.02x अमाउंट बचा। ठीक है, अब यहाँ पे हम रिमेनिंग अमाउंट क्या बचा, फिर से रिमेनिंग अमाउंट क्या बचा हमारा, तो देखेंगे 0.04x से माइनस में 0.02 माइनस किए तो कितना बचा हमारा 0.02 बचा। ठीक है, अब इसको बैंक में डिपॉजिट कर दिए तो 0.02x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 3000। तो ये x इज इक्वल टू 3000 अपॉन 0.02, तो कितना हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू, तो इसको जब डिवाइड करेंगे आप तो x की वैल्यू आएगी 15000। तो x 1.5 लाख रुपए जो था उनके पास शुरू में 1.5 लाख रुपए था। समझ में आ गया, तो उन्होंने इस तरीके से बांटते हुए, समझिए क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि कॉल ने अपने पास मौजूद धन को 60% अपनी पत्नी को दे दिया, 60% अपने पत्नी को दे दिया, तो उनके पास कितना बचा 0.4x। फिर उन्होंने क्या किया, शेष राशि को 90% हिस्सों में उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को बांट दिया, तीनों पुत्रों में यहाँ पे बांट दिया। ठीक है, आगे क्या हुआ कि अब बची हुई राशि आधा हिस्सा विविध मदों पर खर्चा किया, मतलब कि जो बची हुई राशि थी वो खर्चा किया, और उसके बाद में शेष राशि बैंक में डाल दिया। शेष राशि जो था वो बैंक में रुपए जमा था 3000। ठीक है, तो इसको हमने डिवाइड किया और ये हमारा है 1.5 लाख। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि अगर ये पॉइंट हटाते हैं तो 2 जीरो बढ़ जाएगा। इसको अगर आपको करना है तो ये देखिए 3 जीरो है और 2 जीरो बढ़ गया। अब इसका 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 1.5 लाख आ जाएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये 1.5 लाख डायरेक्ट कैसे आ गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, A sum of Rs 900 was divided between Sriram and Tirth in the ratio 5:7. Sriram's father gave him some more money, after which of the ratio the sum of Sriram and Tirth had with them changed to
17:21 हाउ मच मनी डिड श्रीराम फादर गेव। श्रीराम और तीर्थ के बीच 900 रुपए की राशि 5:7 के अनुपात में विभाजित की गई। श्रीराम के पिता उन्होंने कुछ और धन दिया और जिसके बाद श्रीराम और तीर्थ के पास मौजूद धन का अनुपात 17:81 हो गया। तो श्रीराम के पिता ने उन्हें कितने धन दिया था। देखिए यहाँ पे श्रीराम और तीर्थ का रेशियो जो था कितना दिया है 5:7 में इज इक्वल टू कितना 900 रुपये बांटा। ये दोनों को ऐड मतलब हम क्या करेंगे कि 5x + 7x इज इक्वल टू 900। अब ये कितना हो जाएगा हमारा 7 5 12x इज इक्वल टू 900। तो x इज इक्वल टू 12 से 900 से 12 को 12 से डिवाइड करते हैं, 900 से 12 को डिवाइड करते हैं तो x इज इक्वल टू 75। मतलब कि यहाँ पे श्रीराम और तीर्थ में 5x ये है 7x ये है, तो 5 × 75 और यहाँ पे 7 × x 75। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 5 × 5 = 25, 2 7 × 5 = 35, 36 और ये 7 × 5 = 35, 3 7 × 49 50 51 52। तो ये देखिए 375 रुपये श्रीराम के पास और तीर्थ के पास 525 रुपये मिला। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे अब आगे क्या हुआ कि श्रीराम के पिता ने उन्हें कुछ और धन दिया। बात श्रीराम और तीर्थ के पास मौजूद, तो समझ लीजिए कि 375 प्लस y धन दिया और श्रीराम का न्यू अमाउंट हो गया ये न्यू अमाउंट और ये 525 रुपये। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा यहाँ पे गिवन द न्यू रेशियो। तो ये हो गया 375 प्लस y अपॉन 525 इज इक्वल टू दूसरा रेशियो क्या है 17/21। तो 21 से ये हो गया हमारा कितना हो जाएगा 21 375 प्लस y इज इक्वल टू 17 × 525। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा 8925 मल्टीप्लाई करने पे और ये कितना हो जाएगा 21 से 375 7875 प्लस 21y। तो इसको इधर से -21y इज इक्वल टू 8925 माइनस 7875 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1050 हो जाएगा 21y। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1050/21, y इज इक्वल टू हो जाएगा 50। तो इस डी आंसर यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्या हुआ समझिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे श्रीराम और तीर्थ के बीच में 900 रुपये की राशि थी जो 5 और 7 के अनुपात में विभाजित की गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए श्रीराम और तीर्थ में 5 और 7 का रेशियो था, 900 रुपये दिया था इज इक्वल टू 900 को 5x + 7x दोनों को हमने जोड़ लिया और उसको इससे डिवाइड कर दिया तो x कितना बचा हमारा 75। तो हमने देखा कि यहाँ पे ये दोनों के बीच में कितना पैसे बांट दिया गया। तो ये देखिए 375 रुपये श्रीराम को मिला और तीर्थ को मिला 525 रुपये। ठीक है, श्रीराम के पिता ने उन्हें कुछ और धन दिया जिसमें उसके बाद श्रीराम का तीर्थ के पास मौजूद धनराशि अनुपात 1721 हो गया और श्रीराम के पिता उन्हें कितना अमाउंट दिए। तो देखिए यहाँ पे हमारा बना गिवन न्यू अमाउंट, मतलब यहाँ पे हमने बनाया कि न्यू अमाउंट जो है 375 प्लस y दे दिया और श्रीराम के तीर्थ के पास 525 रुपये। तो ये हमारा न्यू रेशियो बना, इससे हमने जो बराबर हम सॉल्व करते हैं उसी तरीके से सॉल्व किए और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एन आइटम वाज सोल्ड Rs 180 after 2 successive discount of 25% each was offered on the market price. What was the market price of the item? एक वस्तु रुपये में बेची गई अंकित मूल्य पर प्रत्येक पर 25% की 2 क्रमिक छूट की पेशकश के बाद 180 रुपये। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या था। फर्स्ट डिस्काउंट की बात करें, फर्स्ट डिस्काउंट तो MRP पर माइनस कितना छूट दी गई 25% की
अंकित मूल्य पर प्रत्येक 25% की 2 क्रमिक छूट, मतलब कि 25% का मतलब कि यहाँ पे 0.25% की छूट दी, तो 0 पॉइंट कितना बचा, 75 बच गया, ठीक है, m बचा, ठीक है। सेकेंड डिस्काउंट की बात करें, सेकेंड डिस्काउंट तो 0.75 माइनस यहाँ पे 0.25 छूट दी गई इंटू 0.75, तो यहाँ पे हमारा सेकेंड क्या निकलेगा, यहाँ 0.5625 आएगा। अब सेलिंग प्राइस की बात करें तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आएगा हमारा 0.5625 m। आगे क्या बोला है कि अमाउंट जो है 180, तो 180, अब यहाँ पे m इज इक्वल टू हो जाएगा 180 अपॉन 0.5625, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 320, तो ये हमारा 320। देखिए समझिए क्वेश्चन को क्या बोला है, एक वस्तु में बेची गई अंकित मूल्य पर प्रत्येक 25% की 2 क्रमिक छूट दी गई। पहला छूट 25%, दूसरा भी 25% का ही छूट दिया गया, और 2 छूट पेशकश के बाद 180 रुपये वस्तु का अंकित मूल्य क्या था, मतलब कि जो पहले का मूल्य था वो क्या था, तो यहाँ पे 320 रुपये पहले था और वो 80 2 छूट देने के बाद में 180 हुआ था। तो फर्स्ट डिस्काउंट में देखिए इतना बचा पहला, तो फिर सेकंड डिस्काउंट यहाँ पे हमने डिस्काउंट दिया, इससे मल्टीप्लाई किया, इतना आया हमारा सेलिंग प्राइस, मतलब इतना हमारा MRP बचा, और ये हमारा 180 m जो है हमारा पहले का जो रेट था वो कितना था हमारा, वस्तु का अंकित मूल्य कितना था, ये था हमारा 330, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का देखेंगे। द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड इज 156.25 मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लॉट। भूमि के वर्गाकार भूखंड को क्षेत्रफल 156.25 वर्ग मीटर है, तो वर्गाकार भूखंड की परिधि क्या है। तो देखिए एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि एरिया इज इक्वल टू होता है साइड स्क्वायर, जिसको हम इधर अगर ये कर सकते हैं तो साइड का भी फॉर्मूला बन जाएगा, साइड अंडर रूट एरिया, ये स्क्वायर हट गया तो, ठीक है। तो कितना एरिया दिया है, द एरिया इज कितना दिया, 156.25 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो साइड इज इक्वल टू हम अंडर रूट एरिया लिख सकते हैं, तो एरिया कितना दिया है, अंडर रूट 156.25, 12.5 मीटर साइड। अब आगे क्या बताते हैं, द पेरीमीटर, बताना क्या है, द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 साइड होता है, तो 4 इंटू 12.5, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 चौका 48 और 5 चौका 20, मतलब 50, पेरीमीटर मतलब 50 मीटर। तो 50 मीटर कौन सा ऑप्शन में दिया है, ये देखिए हमारा सी ऑप्शन में दिया है, जो कि करेक्ट आंसर है। समझ में आया कि नहीं आ गया। देखिए क्या बोला है कि द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड इज 156.25 मीटर स्क्वायर। तो आपको पता है कि एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर होता है। तो साइड स्क्वायर को हम साइड का भी फॉर्मूला बनाते हैं, इसको साइड स्क्वायर को उधर कर देंगे, अंडर रूट में चले जाएगा। फिर हमने इसका साइड निकाल लिया। पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता है कि क्या पूछा है कि द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 साइड होता है। तो यहाँ पे पहले साइड जो पता होना चाहिए, तो हमने पहले क्या किया, साइड को निकाला। तो साइड निकला हमारा 12.5 मीटर। फिर उससे क्या किया, P इज इक्वल टू 4 साइड, तो 4 इंटू साइड जितना हमारा निकला है उससे मल्टीप्लाई किया, हमारा 50 मीटर आया। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय।